आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 31 जनवरी 2026। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आप देखेंगे ईरानी आर्मी चीफ का ऐलान, कहा हम जंग के लिए पूरी तरह से तैयार, उसूलों पर नहीं आने देंगे आज। ईरान में तेज हुई न्यूक्लियर हलचल, सैटेलाइट तस्वीरों में नतांज और इस्फहान साइट पर दिखी ऐसी चीज कि न्यूक्लियर बम बना लेने की चर्चा हुई तेज। सीजफायर के साए में गजा में फिर हुआ बहुत बड़ा कत्ल गारत, इसराइली हमलों में दर्जनों फलस्तीनियों का कत्ल। गजा जल रहा है और हथियार बरस रहे हैं। अमेरिका ने इसराइल को $6.67 बिलियन की डील दी। और पाकिस्तान के बलोचिस्तान में बड़े हमले, क्वेटा समेत कई शहरों में 8 पुलिस वालों की मौत। शुरुआत करते हैं शो की। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी 2 अहम खबरें हैं सर। पहली सुन लीजिए। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम एक बार फिर सीधे निशाने पर है और इसीलिए 31 जनवरी को ईरानी आर्मी के चीफ आमिर हातमी ने खुला ऐलान कर दिया है कि ईरान की फौज पूरी तरह से जंग के लिए तैयार है। फारस की खाड़ी में अमेरिका की भारी मिलिट्री मौजूदगी के बीच तेहरान से आया ये बयान बताता है कि टेंशन अब सिर्फ बयानबाजी तक महदूद नहीं रही बल्कि अपने उरूज की तरफ बढ़ चुकी है। आमिर हातमी ने साफ लहजे में कहा है कि अमेरिका और इसराइल को हम आगाह कर रहे हैं कि अगर उन्होंने, हमारे दुश्मनों ने कोई भी गलत कदम उठाया तो उसका असर सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि पूरे रीजन और खुद इसराइली हुकूमत की सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी। यानी इसराइल को सीधे सीधे ये वार्निंग है, करो तुम बदतमीजी, बताएंगे फिर हम तुम्हें क्या करते हैं। उनके मुताबिक ईरानी आर्म फोर्सेस इस वक्त फुल डिफेंसिव और मिलिट्री रेडीनेस पर हैं, यानी किसी भी सूरत में जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सबसे अहम बात यह है कि हातमी ने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिका और उसके साथियों की सोच को सीधा चैलेंज कर दिया। उनका कहना है कि ईरान की न्यूक्लियर साइंस और टेक्नोलॉजी को ताकत के जोर पर खत्म नहीं किया जा सकता, फिर चाहे कितने ही साइंटिस्ट कुर्बान क्यों ना हो जाएं। इससे पता चलता है कि ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम एक बार फिर से अमेरिका और इसराइल के निशाने पर है। ये बयान ऐसे वक्त में आया है दोस्तों जब अमेरिका खुले तौर पर हमले की धमकी दे रहा है और रीजन में एयरक्राफ्ट कैरियर, वॉरशिप्स और बॉम्बर्स जमा किए जा रहे हैं। साफ है कि ईरान ये पैगाम देना चाहता है कि दबाव और धमकी से वो पीछे हटने वाला नहीं है। अब सवाल ये नहीं रह गया कि टकराव होगा या नहीं, सवाल यह है कि अगर कोई चिंगारी भड़की तो आग कितनी दूर तक फैलेगी। दोस्तों, ईरान अपनी रेड लाइंस खींच चुका है, अमेरिका अपनी ताकत दिखा रहा है और पूरा वेस्ट एशिया एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ा है जहां से वापसी आसान नहीं होती। मैं फिर कह रहा हूं कि पूरा वेस्ट एशिया, जिसमें ईरान भी आता है, वो एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से वापसी आसान नहीं होती। अब आज की सबसे अहम खबर सुन लीजिए, कम से कम इस वीडियो की ये सबसे अहम खबर है। सैटेलाइट तस्वीरों ने ईरान के न्यूक्लियर फ्रंट पर एक नई हलचल दिखा दी है दोस्तों, और हलचल पूरी दुनिया में मच गई है। इस्फहान और नतांज यानी वही 2 न्यूक्लियर साइट्स ईरान की जिन्हें पिछले साल इसराइली और अमरीकी एयर स्ट्राइक्स में नुकसान पहुंचा था, अब वहां फिर से कंस्ट्रक्शन मूवमेंट नजर आ रही है। कुछ बन रहा है स्ट्रक्चर, ऐसा या बन चुका है दिख रहा है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि दोनों जगहों पर जो नई रूफ यानी छतें बनाई गई हैं वो सिर्फ मरम्मत का काम नहीं लगती बल्कि किसी बड़ी चीज को छुपाने की कोशिश भी हो सकती हैं। ये वर्ड है रिपोर्ट के, बड़ी चीज को छुपाने की कोशिश हो सकती है। कहीं ईरान न्यूक्लियर बम बनाकर उसे छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, मेरा सवाल है। 31 जनवरी को आई खबर के मुताबिक प्लैनेट लैब्स की सैटेलाइट इमेजेस दिखाती हैं कि तबाह इमारतों के ऊपर कवर खड़े कर दिए गए हैं। मतलब ऊपर से अब अंदर का सीन देखना मुश्किल हो गया है। यही वो साइट्स हैं जहां माना जा रहा है कि लिमिटेड स्टॉक में हाईली एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद था। और अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ईरान ये चेक कर रहा है कि स्ट्राइक्स के बाद भी कुछ अहम न्यूक्लियर मटेरियल बचा है या नहीं। लेकिन 6 महीने बाद वो चेक कर रहा है, ये सवाल मुझे बहुत कमज़ोर लगता है। मुझे लगता है कि ईरान कुछ छुपा रहा है। वो ऐसी छतें बनाई गई हैं जिसके पार सैटेलाइट नहीं देख सकती। ये सारी एक्टिविटी ऐसे वक्त में सामने आई है जब ईरान के अंदर प्रोटेस्ट पर सख्त क्रैकडाउन को लेकर टेंशन पहले से उरूज पर है। हालात ये हैं कि IAEA के इंस्पेक्टर्स को ज़मीन पर जाने की इजाज़त नहीं है
और इस वक्त मॉनिटरिंग का अकेला जरिया यही सैटेलाइट तस्वीरें बची हैं और इनमें कुछ दिख नहीं रहा। नई रूफ यानी छतें सीधे सीधे इस नज़र को ब्लॉक कर रही हैं। तो असल सवाल ये नहीं है कि कंस्ट्रक्शन क्यों हो रहा है, असल सवाल ये है क्या ईरान चुपचाप अपने न्यूक्लियर कार्ड को फिर से समेट रहा है, फिर वहीं अपने एनरिचमेंट पर जा रहा है, या फिर ईरान कुछ ऐसा बना रहा है जिसे दुनिया से छुपा रहा है, या फिर ये सब सिर्फ मलबा ढकने की एक आम कोशिश है। और अगर इन साइट्स के अंदर कुछ बचा है तो सवाल ये बनता है कि अगला टकराव कितनी दूर नहीं कितना करीब है। हम नहीं कह रहे दोस्तों कि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है या उसे टेस्ट करने वाला है, लेकिन मौजूदा खतरे की इंटेंसिटी को देखते हुए अगर ईरान न्यूक्लियर टेस्ट कर भी लेता है तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि उसके पास सिवाय अपनी ताकत दिखाने के कोई और रास्ता नहीं बचा है। क्योंकि बचने का इकलौता रास्ता ही ताकत दिखाना होता है, क्योंकि ये दुनिया और खासकर वेस्ट ताकत की जुबान ही समझते हैं। तो ईरान ऐसा कर लेता है तो कोई हैरत नहीं होनी चाहिए। आप क्या कहते हैं बता दीजिएगा। और हाँ, मैं बहुत कम कहता हूँ, मुझसे कहा गया है यूट्यूब की तरफ से भी कि आप अपने व्यूअर्स से ये तो कहा करो यार कि भाई वीडियो शेयर करो, जिसने सब्सक्राइब ना किया हो चैनल तो करो। मैं देखना चाहता हूँ कितने वो लोग हैं, मुझे पता है अनसब्सक्राइब वाले आधी तादाद में देखते हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूँ रिक्वेस्टफुली, आपका चैनल है, साफ सुथरी खबरें डिटेल में देता है, सब्सक्राइब कीजिए ना हुजूर। बढ़ते हैं आगे, कुछ और बड़ी खबरें। गजा में जो हो रहा है ये सीज फायर नहीं है, ये कत्ल गारत मचाने का खुला लाइसेंस है। 31 जनवरी को गजा ने एक बार फिर वही मंजर देखा जो पिछले कई महीनों से उसकी किस्मत बना दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कल रात से लेकर इस वक्त तक इसराइली हमलों में कम से कम 25 फलस्तीनी मारे गए, जिनमें से 18 सिर्फ गजा सिटी में शहीद कर दिए गए। हो सकता है कि जब तक आप ये खबर देखें एडिट होने के बाद, तब तक ये आंकड़ा बढ़ जाए, खुदा ना करे, हो भी सकता है। दोस्तों, ये मौतें उन इलाकों में हुई जहां 10 अक्टूबर के सो कॉल्ड तथाकथित सीज फायर एग्रीमेंट के तहत इसराइली फौज की मौजूदगी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जमीन पर हकीकत यह है कि ये एग्रीमेंट कागज पर है और बम लोगों के घरों पर गिर रहे हैं। गजा सिटी के शेख रदवान पुलिस स्टेशन पर बम गिराकर सबसे ज्यादा इंसानी तबाही मचाई गई। ये लोग अभी तो हमास के मातहत काम कर रहे हैं, लेकिन सीज फायर तो दो पार्टियों के बीच होता है ना, तो फिर क्यों ये बमबाजी हो रही है? जबालिया से लेकर गजा सिटी तक पूरी गजा पट्टी में हमले जारी रहे। आज सुबह 4 बजे के आसपास एक रिहायशी फ्लैट को निशाना बनाया गया। एक औरत और उसके बच्चे नींद में ही मार दिए गए। हो सकता है एक कांच सीने से लिपट कर सो रहा हो, सोते रह गए। साउथ में एक टेंट पर ड्रोन से हमला हुआ, जिसमें एक आदमी, उसके बच्चे और उसके पोते तक नहीं बचे। ये कोई कोलेटरल डैमेज नहीं है, ये सीधी और सोच समझकर की गई तबाही है जो दुनिया के सामने रोज दिखाई जा रही है। बहुत कोशिश करें तो भी गजा से कोई अच्छी खबर निकालना मुश्किल है, इसलिए मैंने वहां से खबरें निकालना बंद कर दी हैं। अगर किसी को उम्मीद की हल्की सी कोई किरण दिखती है तो वो सिर्फ इतनी है कि रफा क्रॉसिंग को फेज 2 के तहत इतवार को 1 फरवरी को खोलने की बात हो रही है। लेकिन हकीकत यह है कि अभी सिर्फ पैदल आवाजाही की बात हो रही है। ट्रक्स, फ्यूल और मेडिकल सप्लाई के लिए कोई साफ रास्ता नहीं है। लोग गजा से बाहर चले जाएं पैदल, बाहर वाले गजा में आ जाएं पैदल, वो भी लिमिटेड तादाद में। और ऊपर से इसराइली मिलिट्री ये साफ कह चुकी है कि आगे का फेज भी उसकी शर्तों पर होगा। यानी सीज फायर के नाम पर एक तरफ लफ्जों का खेल चल रहा है और दूसरी तरफ गजा में लोग मारे जा रहे हैं, भूखे रखे जा रहे हैं, दवाओं से काटे जा रहे हैं, उन तक दवाएं भी नहीं पहुंच पा रही। दोस्तों, ये जंग रुकी नहीं है, ये बस नए नाम से जारी है। अब सवाल ये नहीं कि दुनिया कब तक इसे सीज फायर कहकर देखती रहेगी और कब मानेगी। गजा में कत्ल अभी भी जारी है और जिन लोगों ने सीज फायर कराया था उनकी हैसियत नहीं है कि वो इसराइल का कॉलर पकड़ लें या डोनाल्ड ट्रंप की कलाई और पूछें कि ये सब क्या हो रहा है। उनकी हैसियत नहीं है। बस ये ज़रूर हुआ कि उन्होंने रोज़ के जो 100 लोग मारे जा रहे थे उस कत्ल गारत के सिलसिले को रुकवा दिया सीज फायर करके। लेकिन इसराइल सीज फायर की खिलाफ वर्जियाँ ना करे, इसके लिए वो प्रेशर अभी नहीं डाल सकते, हिम्मत नहीं उनमें।
एक और खबर सुन लीजिए। गजा में पहले कत्ल व गारत मचा हुआ है, लाशों के ढेर लगे हुए हैं और इंसानियत का पापा बनने वाला अमेरिका अब हद से आगे निकल गया है। नाजुक सीजफायर के बीच अमेरिका ने इसराइल को $6.67 बिलियन के हथियार बेचने की मंजूरी दे दी है। फाइल बढ़ गई है। यह ऐसा है जैसे आग पर पानी नहीं पेट्रोल डाला जा रहा हो। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने खुद बताया कि इसराइल अब अमेरिका से 30 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर खरीदेगा, 30, जिनकी कीमत करीब $3.8 बिलियन है। और इसके अलावा लगभग $1.98 बिलियन के इन्फेंट्री असॉल्ट व्हीकल्स भी इस लिस्ट में शामिल हैं। समझ रहे हैं? ये जिनमें मशीन गन्स वगैरह और इन्फेंट्री कैनन्स वगैरह लगी होती हैं, वो वाले व्हीकल्स, वो गाड़ियां। मतलब साफ है, एक तरफ गजा के मलबे में दबे बच्चे और दूसरी तरफ नए हेलीकॉप्टर, नए हथियार, नई डील्स। सीजफायर कागज पर है, बार बार कहता हूं, लेकिन हथियारों की सप्लाई पूरे जोर पर है। अमेरिका फिर साबित कर रहा है कि उसके लिए इंसानी जान नहीं बल्कि आर्म्स डील यानी हथियारों के सौदे मायने रखते हैं। अब सवाल यह है, जब कत्लो गारत चलता रहे और हथियार पहुंचते रहे, तो इसे सीजफायर कहा जाए या कत्लेआम को नजरअंदाज करने की अदा या उस साजिश में शामिल होने का हुनर, पता नहीं। वैसे इस नई डील को ईरान के खिलाफ इसराइल को मजबूती देने से भी जोड़कर आप देख सकते हैं। ये खबर के कई एंगल होते हैं। बात पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हालात एक बार फिर से खून से लाल हो गए। आज सुबह शहर में करीब 3 बजे क्वेटा समेत कई शहरों में एक साथ किए गए कोऑर्डिनेटेड हमलों में कम से कम 8 पुलिस वाले मारे गए हैं। ऑफिशियल्स के मुताबिक ये हमले एक संदिग्ध अलगाववादी गुटों ने किए, जिनका निशाना सीधे पुलिस स्टेशन थे। कई ग्रुप्स इसमें शामिल थे। क्वेटा की सड़कों पर अचानक गोलियों की आवाज गूंजी, पुलिस चौकियों और थानों पर फायरिंग हुई और कुछ ही घंटों में पूरा शहर अलर्ट पर चला गया। बताया यह जा रहा है कि एथनिक बलूच गनमैन इन हमलों के पीछे हो सकते हैं, जिन्होंने एक ही वक्त में कई जगह अटैक करके अपना मैसेज साफ साफ दे दिया है कि यह कोई बिखरी हुई वायलेंस नहीं बल्कि एक प्लान्ड ऑपरेशन था, एक ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशन था। बलूचिस्तान पहले से ही इंस्टेबल है, अस्थिर है, लेकिन इस तरह की एक साथ कई जगह हुई कार्रवाई ने सिक्योरिटी सिस्टम पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल अब यह है कि क्या ये हमले किसी बड़े दौर की शुरुआत है और क्या पाकिस्तानी हुकूमत इस आग को फैलने से पहले रोक पाएगी या फिर बलूचिस्तान एक बार फिर लंबे टकराव की तरफ धकेल दिया जाएगा। कुछ खबरें यहां से। ये 4 तस्वीरें हैं जो 31 जनवरी की शाम फ़लस्तीन से आईं। ये वेस्ट बैंक की तस्वीरें हैं। नाब्लुस शहर में ये तमाम औरतें और लोग तस्वीरें लेकर खड़े हुए हैं उन लोगों की जिन्हें इस्राएली फोर्स उठा कर ले गई और इस्राएली जेलों में डाल दिया। इन्हें नहीं पता कि ये लोग जिंदा हैं, मर गए। इन्हें नहीं पता कि इन्हें किस चार्ज में जेल में बंद किया गया है। औरतें हैं, माएँ हैं, बीवियाँ हैं, बहनें हैं, सबको बस यही तलाश है या यूं कहें कि आस है कि उनके घर के लोग लौट आएं। ये एक तस्वीर है जो बताती है कि फ़लस्तीन में हर रोज़ किस तरह से जुल्म ढाया जा रहा है। जिन लोगों की तस्वीरें आप देख रहे हैं वो फ़लस्तीन के मालिक हैं जो हज़ारों हजार साल से यहाँ रहते आए। तब भी जब डेविड की कहानी चलती है तब भी फ़लस्तीनियों को फ़लस्तीनी ही कहा जाता था। कनान था ये इलाका, फिर भी उन्हें फ़लस्तीनी कहा जाता था, वो कौम थी। ये वो मालिक हैं जो अब गुलाम बना दिए गए हैं, जिनकी ज़मीनें, जिनके शहर कब्जा लिए गए हैं और जिनके लोगों को गुलामों की तरह जेलों में बंद कर दिया उन लोगों ने जो 70 साल पहले इस ज़मीन पर आए और उन्होंने अपना एक नया मुल्क कायम कर लिया। एक और खबर जिसकी झलक मैंने आपको पहली गज़ा की खबर में दी थी, रफ़ा क्रॉसिंग संडे को खुलने वाली है। ये एक राहत की खबर है, लेकिन लिमिटेड सिविलियन मूवमेंट होगी और इसको अब हमें देखना होगा कल होते ही कि आखिर रफ़ा बॉर्डर पर क्या दिखता है जब ये 2 साल बाद क्रॉसिंग खुलेगी। तो इसराइल बहुत जुल्म ढा रहा हो, लेकिन इसराइल के अंदर से भी कुछ खबरें आती हैं, पता चलता है कि लोग परेशान हैं। द टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर है जो मैं लेना चाहता था कल ही,
लेकिन आज ये छूट गई थी, अहम है, इसे आप समझ लें। 1 in 4 इसराइली चिल्ड्रन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, एनुअल रिपोर्ट फाइंड्स। इसराइल की खुद की सालाना रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि इसराइल में हर 4 में से 1 बच्चा गरीबी रेखा से नीचे रह रहा है, पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहा है। तो यहाँ जो चमन भक्त जो हैं, चुस्की टाइप, जो चिल्लाते हैं इसराइल ये है, बड़ा पैसा और ये है वो है, कुछ एजेंट भी कहते हैं अरे भाई पूरा अमेरिका इनके पैसे पे चल रहा है, ये वो होगा। तो ये देख लीजिए, पैसे पे चलने वाला एक क्लास अलग होता है, हुकूमतें होती हैं, बैंक्स होते हैं, सिस्टम होते हैं, वॉर होती है, लेकिन आवाम में एक तबका ऐसा होता है जिसे कोई भी फंड नहीं करता। ये वो तबका है, और ये इसराइल की वो बदनुमा तस्वीर है जो हमारे यहाँ के चमन नहीं जानते, है ना। और हमारे यहाँ वाले जो मजदूरी करते हैं शायद वो भी ना जानते हों। 4 में से हर इसराइली बच्चा 4 में से 1 बच्चा गरीबी रेखा के नीचे रह रहा है। और एक और हेडलाइन हमने आपको परसों बताया था कि इसराइल ने पहली मर्तबा, कल ही बताया था आई थिंक, इसराइल ने पहली मर्तबा ये माना है कि हाँ गजा में 70,000 लोग मारे गए। साथ ही ये भी बेशर्मी से माना कि इनमें से भूख से कोई नहीं मारा गया। अब उस खबर की जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी खबर आ गई, और वो इसराइली अखबारों में छपी थी खबर। अब देखिए द न्यू अरब की हेडलाइन, इसराइल डिनाइज एक्सेप्टिंग गजा हेल्थ मिनिस्ट्री डेथ टोल। वो कह रहा है, इसराइल अब कह रहा है कि जो गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री बताती है कि ये 71,000 लोग मारे गए हैं, इसराइल ने उसे डिनाई कर दिया है। मतलब पहले माना फिर डिनाई कर दिया, मतलब सिलसिला बेशर्मी का जारी। ये क्या गर्म हवा लग के मर गए? कोई बताएगा? इन सवालों को यहीं छोड़ रहा हूँ। खबरें बहुत सी हैं, हर खबर नहीं ले सकते, और ज़िंदगी में थोड़े से और काम हैं आप लोगों की तरह, वो भी हमें निपटाने होते हैं, अकेले आदमी हैं, तो खबरें देर से आती हैं। आज मॉर्निंग शो देर से आया क्योंकि हमने आपको पोस्ट करके सुबह बता दिया था कि भैया आज जाड़ा मना रहे हैं, ठंड मना रहे हैं। केकड़ा मैन और उसकी फैमिली लगी हुई है हमारी स्क्रिप्ट्स को AI एप्लीकेशन में डाल के, जो है वो स्क्रिप्ट निकाल के अपने वीडियो बनाने में, तो वो उसे भी बनाएगी। अगर आपको केकड़ा मैन समझ में आता है तो नाम उसका लिख दीजिए, उसके चैनल का नाम लिख दीजिए, और उसे वहाँ जाके कहना कि यार कुछ तो अकल लगा ले, मिलियंस में तेरा चैनल है। हाँ, ऐसे लोग हैं। और एक और है, वो क्या नाम है उसका, अजीब सा, वो आज तक हमारे थंबनेल ही कॉपी कर रहा है। ये अपने व्यूअर से बात कर रहा हूँ, वो हमारे थंबनेल का स्टाइल कॉपी कर रहा है, थंबनेल कॉपी नहीं कर रहा है। तो और आज भी वो दूसरों के चैनल्स के नाम जो है अपने टाइटल में यूज़ कर रहा है। तो बहुत से लोग जो ये कॉपी और चोरी करते हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, वो आपको सब सच नहीं बता सकते, क्योंकि जिनके मन में और काम में चोर हो वो ईमानदारी से काम ही नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि बेदार रहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ एक मुहिम चलेगी बहुत जल्द, लेकिन बेदार रहिए। बहुत से लोग कहीं और खबर दे के तुम्हें क्या मालूम, मैं जो दिखा रहा हूँ उसे पढ़ लो, कहीं भी जाके मिल जाएगा। मैं फिर वही कह रहा हूँ, हम इन चक्करों में आप लोग बर्बाद हो गए, समझ ही नहीं पाए सच क्या है झूठ क्या है। अब सच को समझिए। मैं अकेला सच नहीं दिखा रहा, ठेकेदार नहीं हूँ, दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं, उन्हें भी देखिए। सलामत रहिए, खुश रहिए।